हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? आशा करता हूं एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे ना। जैसा कि आपको पता है दोस्त, हम लोग पढ़ते हैं सुबह को 10 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए, और करते हैं उसमें सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो दोस्त, आज उसी श्रृंखला में हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस नंबर 36 पर। इससे पहले दोस्त हम लोगों ने 33 सेट कर लिए। हालांकि ये आपको कल करना था, लेकिन कल बीच में इंटरनेट इशू होने के कारण ये क्लास कल नहीं हो पाई दोस्त। तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्त, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये है, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए एक बार। दोस्त, यहाँ 1688 की बात की गई है। तो 1688 में सबसे पहली प्रेसिडेंसी दोस्त मद्रास बनी थी। कौन सी दोस्त? मद्रास सबसे पहली प्रेसिडेंसी बनी थी। सबसे पहली प्रेसिडेंसी दोस्त कौन सी बनी थी? मद्रास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी कौन सी बनी थी? तो आप कहूँ बॉम्बे और कोलकाता। ये दोस्त कब बनी? तो आप कहूँ ये 1726 में बनी। 1726 में प्रेसिडेंसी बनी थी। ठीक है दोस्त। तो ये 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता, और 1688 में दोस्त सबसे पहले कौन बनी? तो मद्रास बनी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आपका सामने अगला प्रश्न ये है कि 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो दोस्त, मतलब यह है कि 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, आपसे प्रश्न ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे डलहौजी, लॉर्ड जैसे कोई भी काम नहीं है दोस्त इनके। डलहौजी, कॉर्नवालिस, फिलिप फ्रांसिस और जॉनसो। तो बताइए कौन था उस समय वायसराय? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्थायी बंदोबस्त कब का है। तो दोस्त आप कहें 1793 का है। अच्छा, अगर आपको ये पता है 1793 का है, तो दोस्त डलहौजी का शासनकाल कितना है? तो आप कहो ये 1848 से 56 तक रहा है। ठीक है दोस्त। कॉर्नवालिस की बात करें तो दोस्त ये 1786 से 1793 तक रहा है। तो दोस्त क्या देखना, 93 इसी के शासनकाल में रहा है। आप कहो स्थायी बंदोबस्त जब बंगाल में लागू किया गया तब वायसराय कौन था? कॉर्नवालिस था। कौन दोस्त? कॉर्नवालिस। दोस्त, कॉर्नवालिस के बारे में और क्या जानकारी हो सकती है? तो दोस्त, कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा, और पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। तो दोस्त ये कौन है? कॉर्नवालिस। अच्छा दोस्त, जो स्थायी बंदोबस्त है इसमें क्या था? तो आप कहें स्थायी बंदोबस्त। तो दोस्त स्थायी बंदोबस्त में क्या था? इसमें ये तीन चीजें थी। एक स्थायी बंदोबस्त, एक महलवाड़ी पर था, और एक रैयतवाड़ी पर था। दोस्त ये तीनों ही राजस्व के लिए थी, राजस्व की उपज इकट्ठी करने के लिए। तीनों में ही अलग अलग नियम आए। तो दोस्त जो स्थायी बंदोबस्त है इसमें क्या किया गया कि जो जमींदार है, जागीरदार है या जमींदार है, जमींदारों को राजस्व की दर निर्धारण अधिकार दिया गया करने का अधिकार दिया गया। क्या था दोस्त इसमें? इसमें यह था कि जो जमींदार है, जागीरदार है, या जो बड़े बड़े जमींदार है, वो लोग अपने हिसाब से
राजस्व को निर्धारित कर सकते हैं, ये बताया गया था किसमें दोस्त, स्थायी बंदोबस्त में। अच्छा दोस्त, स्थायी बंदोबस्त इसे लागू किसने किया, तो दोस्त आप कहोगे लागू, लागू तो किया कॉर्नवालिस ने दोस्त, लागू किया कॉर्नवालिस ने। लेकिन दोस्त ये विचार किसका था, ये सोच किसकी थी, आप कहोगे दोस्त ये विचार जो आपका लास्ट ऑप्शन लिखा है जॉन शोर, जॉन शोर का विचार था ये दोस्त, किसका, जॉन शोर का विचार था स्थायी बंदोबस्त को, ठीक है दोस्त। लेकिन इसका याद रखोगे स्थायी बंदोबस्त कब का है, तो आप कहोगे ये 1793 का, 1793 एडी का, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत बोलो, 1793 में लागू हुआ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम दोस्त, चले आगे अगले प्रश्न पर, बोलो। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये है, हंट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधि विकसित की, तो दोस्त अभी आपने पढ़ा कौन सा, आप कहोगे अभी आपने पढ़ा जो वो स्थायी बंदोबस्त, आप कौन सा दोस्त, स्थायी बंदोबस्त। अच्छा यहाँ यहाँ हॉल्ट मैकेंजी की बात की गई दोस्त, हॉल्ट मैकेंजी, तो इसने कौन सी व्यवस्था लाया था हॉल्ट मैकेंजी, तो दोस्त हॉल्ट मैकेंजी लाया था महलवाड़ी व्यवस्था, कौन सी, महलवाड़ी व्यवस्था लाया था, ठीक है। ये राजस्व संग्रहण के लिए कौन सी व्यवस्था दोस्त, महलवाड़ी लाया था। अच्छा ये कब आई थी, तो दोस्त आप कहोगे ये 1822 में, कब, 1822 में, 1822 में आई। तो दोस्त यहाँ इसमें क्या होता था, इसमें यह था कि जो दोस्त राजस्व की दर है ना, राजस्व प्रति खेत ना होकर प्रति खेत न होकर महल की जिम्मेदारी होती थी, महल, दोस्त महल का मतलब क्या होता था, महल, तो दोस्त महल का मतलब होता था गांव या जागीर। तो दोस्त प्रति खेत न होकर राजस्व जो होता था वो महल या गांव की जिम्मेदारी होती थी। मतलब ये था दोस्त, यहाँ पर ये निश्चित कर दिया गया था कि प्रति खेत के हिसाब से नहीं, एक गांव है कोई, उस गांव से निश्चित कर दिया गया कि यहाँ से इतना राजस्व जाएगा, ठीक है दोस्त। तो वो सब कुल मिला के वो जागीर होती थी या जो गांव होता था, उन सभी लोगों की ये जिम्मेदारी होती थी कि राजस्व भेजा जाए, है ना। तो ये किसमें थी, तो महलवाड़ी प्रणाली में। ये किस कौन लाया था दोस्त, हॉल्ट मैकेंजी, कब, 1822 में। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो दोस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में किसे जाना जाता है, कहां पे शुरू की गई थी, तो आप कहें बंगाल, पंजाब, बॉम्बे डेक्कन या केरल, बताइए दोस्त ये कहां शुरू की गई थी, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे डेक्कन या केरल। तो दोस्त जो रैयतवाड़ी है, ये रैयतवाड़ी, तो दोस्त ये बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई थी, कहां पे दोस्त, बॉम्बे डेक्कन में। तो इसको शुरू करने वाला कौन था, तो रैयतवाड़ी को शुरू करने वाला कौन था दोस्त, तो दोस्त इसको लागू करने वाला था कर्नल रीड, कौन, कर्नल रीड था इसको लागू करने वाला, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ में आई, बोलो। तो दोस्त ये लागू किसने किया, तो आप कहें कर्नल रीड ने, लेकिन ये लागू हुआ कब, आप कहेंगे 1792 में, कब, 1792 में लागू किया गया, ठीक है दोस्त। अच्छा ये लागू जब हुआ तो ये हुआ कहां से, तो आप कहोगे मद्रास से लागू हुआ था, मद्रास से लागू। तो दोस्त उस समय मद्रास का वायसराय कौन था, का वायसराय, तो आप बता रहे हो यहाँ पे थॉमस मुनरो था, कौन दोस्त, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो इसका वायसराय था, ठीक है दोस्त, बोलो। इतनी बात समझ में आई, चले अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य बने।
तो दोस्त हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? ये जो यूनाइटेड किंगडम है, मतलब ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, इंग्लैंड की संसद है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट। जैसे अपने भारत की संसद को वो कहते हैं दोस्त पार्लियामेंट, है ना। कहीं कहते हैं दोस्त आप कहेंगे कि देखो शोरा कह देते हैं, जैसे अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहीं कहीं ड्यूमा कह देते हैं। तो दोस्त उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है उसकी संसद का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है। तो दोस्त हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य कौन बने? तो दोस्त आप कहोगे दादा भाई नौरोजी बने। कौन बने? दादा भाई नौरोजी। लेकिन ये बने कब? तो दोस्त आप कहोगे 1892 में। दादा भाई नौरोजी ही पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन की संसद में पहले एशियाई व्यक्ति हैं जो सदस्य के रूप में चुने गए थे, ठीक है दोस्त। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के बारे में और क्या जानेंगे? तो दोस्त दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दोस्त दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति हैं जो संसद में चुने गए, है ना। इतनी तो बात आप जानी गई। उसके बाद इनकी उपाधि क्या है दोस्त? तो आप कहोगे इनकी उपाधि है वयोवृद्ध पुरुष, क्या दोस्त? वयोवृद्ध पुरुष। तो दोस्त वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप कहोगे दादा भाई नौरोजी को। या फिर कहें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है दोस्त। अच्छा दोस्त, इन्होंने ही प्रति व्यक्ति आय बताई थी उस समय। सबसे पहले सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले आय की गणना की। और दोस्त उस समय जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी वो कितनी थी? तो आपको प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। कितने दोस्त? 20 रुपए प्रति व्यक्ति की आय बताई थी, ठीक है दोस्त। अच्छा, ये कब दिया था कॉन्सेप्ट? तो आप कहोगे ये 1867 में, 1867 में। दोस्त इनकी एक बुक है, वो कौन सी बुक है? आप कहोगे द पॉवर्टी ऑफ द पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल अनवेटेड रूल ऑफ इंडिया, द पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल ऑफ इंडिया। दोस्त ये बुक है, और इसी बुक में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का कॉन्सेप्ट दिया। दोस्त ये बुक प्रकाशित कब हुई? तो आप बताओगे। प्रकाशित हुई प्रकाशित 1901 में हुई। कब दोस्त? 1901 में हुई, ठीक है। कोई बात ऐसे जो यहाँ तक समझना आई हो। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं या फिर द ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना की। कब दोस्त? 1867 में। कितनी बताई थी? तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी। पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल ऑफ इंडिया इनकी एक बुक है। ये दोस्त कब प्रकाशित हुई? तो आप कहें 1901 में हुई। दोस्त यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले गरीबी का आकलन किया, गरीबी का आकलन किया। अच्छा दोस्त, अगर इन्होंने गरीबी का आकलन किया तो इसकी परिभाषा क्या दी? तो इन्होंने कहा कि जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक जरूरतें हैं दोस्त किसी भी व्यक्ति की, अगर कोई व्यक्ति अपनी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, किसी भी व्यक्ति के लिए तीन चीजें जरूरी है। कौन कौन सी? रोटी कपड़ा मकान। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज है जो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर पाता, तो दोस्त उसे गरीब की श्रेणी में रखा जाएगा। ये किसने बताया था? तो आपके दादा भाई नौरोजी ने बताया था, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल देश के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। तो दोस्त पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए आप।
तो पहली कपड़ा मिल की बात करें तो आप कहेंगे बॉम्बे में स्थापित की गई। कहां पे? बॉम्बे में स्थापित की गई थी। अच्छा दोस्त, जब बॉम्बे में स्थापित की गई तो ये कब स्थापित की गई? तो यहाँ लिखा है 1818 में। लेकिन दोस्त ये जो बॉम्बे में स्थापित की गई थी ये असफल थी। कैसी? असफल रही। फिर दौर आता दोस्त 1854 का। तो 1854 में कलकत्ता और अहमदाबाद। कहाँ दोस्त? 1854 में। 1854 में कहाँ पे दोस्त? कलकत्ता और अहमदाबाद में। किसने दोस्त? कासाब जी, कासाब जी डाबर, कासाब जी डाबर के द्वारा आधुनिक कपड़ा मिल ओपन की गई। आधुनिक कपड़ा मिल ओपन की गई। ठीक है दोस्त। अच्छा, वर्तमान में कपड़ा मिल कहाँ कहाँ है? तो आप कहोगे अहमदाबाद में है, कोयम्बटूर में है, सूरत में है, हाथरस में है दोस्त, है ना, लुधियाना में है। तो वर्तमान में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ कपड़ा मिल है दोस्त, जहाँ कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? बताइए दोस्त, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? बोलो। 1856, 1853, 1854 और 1857। बताओ। तो भारत में पहली रेलगाड़ी जब चली थी, यात्री रेलगाड़ी, तो आप कहीं 1853 में चली। कब? 1853 में। दोस्त 1853 में अब आप ये बताइए कौन सा वायसराय था? अभी आपको बताया था 1848 से 1856 कौन रहा दोस्त? तो आप कहीं कहीं यहाँ पे डलहौजी था। डलहौजी। तो दोस्त डलहौजी ही वो व्यक्ति है जिसको रेल का जनक कहते हैं। तो रेल जनक, इसी को दोस्त डाक तार का जनक कहते हैं। मतलब संचार सेवा इसी ने शुरू की थी। ठीक है, उसका जनक कहते हैं। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब बात करते हैं रेल कब कब और कहां कहां चली। तो दोस्त विश्व में सबसे पहली रेल, सबसे पहली रेल कहां पे दोस्त? विश्व में। ये विश्व की बात कर रहे हैं ना। विश्व में दोस्त सबसे पहली रेल 1825 में। 1825 में कहा दोस्त? तो आप कहोगे लंदन में चली थी। हाँ, लंदन में। ठीक है दोस्त, 1825 में लंदन में चली। उसके बाद दोस्त आता है 1900, ये आप 1853 तो समझ ही गए। उसके बाद आता है 1925। तो दोस्त भारत में पहली इलेक्ट्रिक रेल, तो दोस्त भारत में पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली? तो आप कहोगे 1925 में। मतलब आप कहें कि पूरे कितने 100 साल बाद। ठीक है दोस्त। अच्छा, उसके बाद लखनऊ से, लखनऊ से नई दिल्ली, लखनऊ से नई दिल्ली के बीच पहली प्राइवेट ट्रेन, पहली प्राइवेट ट्रेन दोस्त कब चली? तो आपको 2019 में चली थी। 2019। और इस ट्रेन का नाम था दोस्त आप कहीं तेजस एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस दोस्त सबसे पहले चली थी लखनऊ और नई दिल्ली के बीच, जो कि प्राइवेट ट्रेन थी। कब दोस्त? 2019 में चली थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो, इतनी बात समझ में आई हो तो चले फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बर्धमान का राजा कौन था? अबू अरे, तेजचंद राय, बॉम्बे संगम राय, मेहताब चंद्र। दोस्त कौन था उस समय बर्धमान का राजा? बताइए। तो दोस्त जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो कब हुआ था? तो आप कहोगे स्थायी बंदोबस्त 1793 में। 1793 में। तो 1793 में कौन था वायसराय? तो आप कहोगे कानवालिस। दोस्त जो ये जो लागू हुआ, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के द्वारा, तो आप कहोगे 1700
चौरासी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। कौन सा दोस्त? 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट से लागू। कौन दोस्त, कौन लागू हुआ? तो आपका स्थायी बंदोबस्त 1793 में। इस समय था कॉर्नवालिस। लेकिन दोस्त आपसे पूछा गया कि वर्धमान का राजा कौन था, तो आप कहोगे दोस्त वर्धमान का राजा तेज चंद्र राय। इनका पूरा नाम है महाराजा धराज। महाराजा धराज इनकी उपाधि हो गई है ना, महाराजा धराज बहादुर तेज चंद्र राय। ये दोस्त इनका पूरा नाम है, ठीक है। महाराजा धराज बहादुर तेज चंद्र राय ये वर्धमान के राजा थे उस समय, जब 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। किसने दोस्त? कर्नल ने। दोस्त अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका विचार किसने दिया, तो दोस्त ये आपको बताया है कि विचार किसने दिया था, तो आपको जॉन सोर ने विचार दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए दोस्त एक बार। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल आप कहेंगे बंगाल के जिसरा में। कहा दोस्त? बंगाल के जिसरा में खोला गया था, ठीक है दोस्त। बोलो, इतनी बात याद रही। कहाँ खोला गया था? तो आप कहें बंगाल के जिसरा में खोला गया था, ठीक है। बोलो दोस्त, इतनी बात याद रही। दोस्त इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही तो हो गया, लेकिन कब खोला गया? तो आप कहो 1955 में। नहीं, 1855 में। 1855 में। दोस्त 1855 के बाद जब आता है 1939 तक भारत में 103 जूट मिल होते हैं। पहला दोस्त 1855 में रिसरा में बंगाल में खोला गया, ठीक है। उसके बाद दोस्त जब 1939 आता है तो भारत में 103 जूट मिल होते हैं। लेकिन जब भारत का विभाजन होता है, तो दोस्त भारत विभाजन के समय तो उसके भारत विभाजन के समय भारत के हिस्से में कितने आए? तो आप कहोगे भारत के हिस्से में आपको 102 जूट मिल पड़े। अच्छा दोस्त, इस समय क्या थे? तो भारत विभाजन के समय कुल कितने थे? तो आप कहोगे 112। तो 112 में से भारत के हिस्से में 102 जूट मिल आई। अब दोस्त कितने बच गए? तो आप कहोगे 10 बच गए। तो 10 किसके हिस्से में पहुंचोगे? तो आपको ये पता है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के साथ हुआ दोस्त, तो 10 जूट मिल कहाँ पहुंचोगे? तो आप कहीं पाकिस्तान में पहुंचोगे, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ में आई? बोलो, चले आगे, चले अगले प्रश्न पर, है ना। और अगला प्रश्न आपके सामने ये है, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में डैश बोया जाता था। तो दोस्त ये पंचकठिया भी मिल सकता है ना, और 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। पंचकठिया या 3 कठिया, वैसे जो दोस्त है वो 3 कठिया प्रणाली नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रश्न आपका पूछा गया है पंचकठिया नाम से, तो दोस्त हम एज इट इज उसी प्रश्न को लेके आए हैं ना। तो चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली में क्या होता था कि 1 बीघा जमीन में 5 कट्ठे भूमि पर, जैसे ये 1 बीघा जमीन हो गई, इसमें दोस्त ये 5 कट्ठे की जमीन मान लो, ठीक है। तो दोस्त 5 कट्ठे की जमीन पर किसकी खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था? तो आप कहेंगे नील की खेती को करना अनिवार्य कर दिया गया था। कौन सी? नील की खेती। दोस्त नील की खेती करने में किसान परेशान होते थे, क्योंकि जो नील की खेती की जाती थी तो दोस्त वो पैरों से खुदाई, मतलब गूंथ करके की जाती थी, है ना। पैरों से उसका काम होता था, और नील को जब पैरों से काम करते थे तो दोस्त उनके पैर फट जाते थे, खून आता था। इससे परेशान होकर के दोस्त, ये परेशान थे बंगाल के लोग, है ना।
क्योंकि अच्छा अंग्रेज क्यों करवा रहे थे, तो अंग्रेज यहाँ से कच्चा नील लेके जाते थे ब्रिटेन, और वहां से अपने जो कारखाने उनके द्वारा माल बना करके तैयार करके बेचते थे। तो फिर हुआ क्या, तो एक है रामचंद्र शुक्ल। कौन दोस्त? रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल है दोस्त, एक मिनट रुकना, शायद कंफ्यूज हूं मैं। रामचंद्र नहीं दोस्त, ये राम कुमार शुक्ल है। कौन दोस्त? राम कुमार शुक्ल। तो दोस्त राम कुमार शुक्ल है, इन्होंने 1917 में, कब दोस्त? 1917 में महात्मा गांधी जी को बुलाया था। महात्मा गांधी जी का आह्वान किया, आह्वान किया। और दोस्त ये कब गए, तो आप कहें 1917 में, और 1917 में ही 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। कौन सा दोस्त? चंपारण सत्याग्रह का या आंदोलन का, है ना, सत्याग्रह। तो दोस्त भारत के भीतर गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। भारत के भीतर महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो आप कहें चंपारण सत्याग्रह। कब दोस्त? 1917 में। और यह सत्याग्रह इनका सफल हुआ, मतलब जो किसान थे उनको अब नील की खेती नहीं करनी होगी, ऐसा डिसीजन लिया गया। तो दोस्त पहला सफल और पहला ही इनका सत्याग्रह कौन सा था, आप कहेंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। उसके बाद दोस्त इनका होता 1918, और 1918 में एक सत्याग्रह होता है, तो आप कहें अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है दोस्त, यहाँ पे महात्मा गांधी का ये दूसरा आंदोलन हो गया 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आई। तो चले फिर आगे अगले प्रश्न की तरफ ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित है। तो दोस्त भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान के संशोधन, राष्ट्रपति के चुनाव, या हमारे देश की संघीय विशेषता। तो दोस्त किससे संबंधित है बताइए आप। तो आप कहेंगे दोस्त जो अनुच्छेद 368 है, कौन सा? अनुच्छेद 368। तो दोस्त राष्ट्रीय आपात आपको बताया था कब, कितने में बताया था कल? आप कहोगे आर्टिकल 352, है ना। संविधान में संशोधन, तो दोस्त राष्ट्रपति के पद के बारे में बात कर चुके हैं, किसमें दोस्त? तो आप कहोगे आर्टिकल 54, है ना। चुनाव है ना, पद का चुनाव। दोस्त पद की बात तो हो जाएगी किसमें, जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो 52, है ना। फिर उसका वो कार्यपालिका का प्रधान होगा तो 53 में। 54 में दोस्तों उसका निर्वाचन बताया गया, आपको बताया था सारे 52 से लेकर के 61 तक, पकानी कोका द्वियोदशम, है ना। दोस्त जो 368 है ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। किससे दोस्त? संविधान के संशोधन। आर्टिकल 368 है, लेकिन दोस्तों कौन से भाग में? आप कहोगे भाग 20 में, भाग 20 में है। ठीक है। अच्छा दोस्त ये संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है दोस्त संसद के द्वारा, संसद के द्वारा मतलब संसद के विशेष बहुमत से। ठीक है। दूसरा होता है दोस्त संसद भी होगी, संसद प्लस जो दोस्त विधानसभाएं हैं, विधानसभा के मत से। ठीक है दोस्त, ये दो प्रकार से होता है दोस्त। अच्छा संविधान संशोधन एक प्रकार से और होता है, लेकिन उसका जिक्र 368 में नहीं आता। वो होता है जब दोस्त संसद एक साधारण विधेयक, मतलब साधारण रूप से एक संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो आर्टिकल 368 में नहीं आता। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ लीजिए। तो राष्ट्रीय आपात आप बताएंगे 352, है ना। वित्तीय आपात दोस्त कब किस आर्टिकल में, तो आपको बताया था आर्टिकल 360 में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है।
तो दोस्त राज्यों के विधान परिषद के लिए गठन का किसमें बताया गया है, तो आप बताओगे आर्टिकल 169 में। किसमें दोस्त, आर्टिकल 169 में आपको बताया गया है राज्यों के विधान परिषदों का गठन। ठीक है दोस्त, यहाँ तो कोई समस्या बोलो। चलिए आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। तो दोस्त भूकंप की कौन सी तरंग है जिनमें अनुप्रस्थ विस्थापन होता है, बताइए एक बार। तो दोस्त जो भूकंप की आपने कल पढ़ा था पी तरंगों के बारे में, तो पी तरंगों के बारे में तो आपने कल पढ़ लिया है ना। ये पी तरंगें जो होती थी दोस्त, ये अनुदैर्ध्य तरंगें थी। कैसी, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ठीक है दोस्त। अच्छा ये किस तरह की थी, तो आप कहोगे ये ध्वनि तरंगे। कैसी, ध्वनि की तरह, ध्वनि तरंगों की बात। और दोस्त इसके बारे में आपने पढ़ा था, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही गमन कर सकती है। ठीक है, लेकिन दोस्त आपसे पूछा गया कि अनुप्रस्थ तरंग, तो दोस्त अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं आपकी एल तरंगें। कौन सी, एल तरंगें, जिन्हें हम सेकेंडरी वेव कहते हैं या फिर गौड़ तरंगें कहते हैं। ठीक है, गौड़ तरंगें। अच्छा दोस्त इन्हें गौड़ तरंगें क्यों कहते हैं, तो इसका कारण यह है कि दोस्त ये तरंगें पृथ्वी पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। दोस्त जब ये पी तरंगों के बाद पहुंचते हैं तभी तो इन्हें सेकेंडरी वेव कहते हैं। और ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसका मतलब ये है ये तरंगें दोस्त प्रकाश की भांति वर्क करती हैं, प्रकाश की भांति चलती हैं। अच्छा दोस्त ये किसमें गमन कर सकती हैं, तो आप कहोगे ये केवल और केवल केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती हैं। तो दोस्त ये किस में गमन कर सकती हैं, तो आप कहोगे ये केवल ठोस में गमन कर सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ आई होगी, है ना। एल तरंगों के बारे में, पृथ्वी पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है, इनका स्पीड पृथ्वी पी तरंगों से कम होता है, इन्हें गौड़ तरंगे कहते हैं। ठीक है, इन्हें गौड़ तरंगे लिख लो यहाँ पे, है ना। अन्य नाम, तो दोस्त इन्हें गौड़ तरंगे कहते हैं। कौन सी, गौड़ तरंगे। ठीक है, या इन्हें सेकंड ऐसे याद रहेगा, सेकंडरी वेव है ना। पृथ्वी पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है, गौड़ तरंगे कहते हैं, प्रकाश की भांति चलती है, अनुप्रस्थ होती है और केवल ठोस में गमन कर सकती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए दोस्त, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो दोस्त ये है कहां पे, आप बताओगे पैसिफिक ओशियन में। कौन सा दोस्त, पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर के आसपास। दोस्त इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को एशिया का प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या दोस्त, एशिया का प्रकाश स्तंभ। ठीक है दोस्त, प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अच्छा इसके बारे में कौन सा सही नहीं है, आपसे क्या पूछा, सही नहीं है। इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर दोस्त, ये बिल्कुल सही, 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है दोस्त, ये भी ठीक है। अच्छा पैसिफिक रिंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करती है, यह शक्ति ज्वालामुखी की बेल्ट है, ये दोस्त सही है। ये अमेरिका के पूर्वी तटों नहीं दोस्त, ये पश्चिमी तट अगर होता तो सही हो जाता। कौन सा दोस्त, पश्चिमी तट, तो आपको ये पश्चिमी तट को कवर करती है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही वाले गलत हो जाएंगे और गलत वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है कि वो गलत हो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अच्छा आगे दोस्त एक चीज और इसके बारे में, तो लगभग विश्व के 63% भूकंप दोस्त
आप ज्वालामुखी के बारे में क्या बताएंगे कि 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में, लेकिन दोस्त अगर भूकंप का पूछा जाता तो आप कहते हैं 63% भूकंप यही आते हैं। ठीक है दोस्त, तो इतनी बात याद रहेगी आपको। विश्व का लगभग 63% भूकंप यही आते हैं, 75% ज्वालामुखी फटते हैं। 40,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्त, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसको एशिया का प्रकाश स्तंभ या प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चले आगे। स्टोम्बोली ज्वालामुखी भी यही तो है। आगे दोस्त, कौन कुमायूं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्राय शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? बोलो दोस्त, कौन सा है जो कुमाऊं पहाड़ियों में किया जाता है? आप कहोगे करण, झोरा, रासलीला या चापेली। तो दोस्त जो कुमाऊं पहाड़ियों में किया जाता है ये चापेली, या इसी को हम कहें छपेली। कौन सा दोस्त? छपेली नृत्य। ठीक है, ये किया जाता है दोस्त कहाँ? कुमाऊं पहाड़ियों में। दोस्त रासलीला, रासलीला को आपको पता ही है यूपी में होता है। झोरा दोस्त ये कहाँ होता है? झोरा, झहता, है ना। तो दोस्त थाली ये कहाँ होते हैं? सब एचपी में होते हैं। थाली, झोरा, झहती, है ना। तो दोस्त ये कहाँ के डांस है? तो आपके एचपी के हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म कौन सी दोस्त? फिल्म है बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत नृत्य कौन सा दोस्त? कौन सा गीत नृत्य है? गीत नृत्य का निर्देशन किया वे भारतीय नृत्य के किस रूप में विख्यात है? कौन दोस्त? पंडित बिरजू महाराज। दोस्त पंडित बिरजू महाराज किस रूप में जाने जाते हैं? तो आप कहें कथक, ओडिशा, कुचिपुड़ी या कथकली। तो दोस्त पंडित बिरजू महाराज जाने जाते हैं कथक के लिए। दोस्त कथक कहाँ का नृत्य है? तो आप कहें कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत का है दोस्त, और खासकर कहें तो यूपी का। वैसे यूपी, राजस्थान, बिहार, यहाँ पे कौन सा किया जाता है? तो दोस्त आप कथक को ही बताएंगे। अच्छा दोस्त, ये बाजीराव मस्तानी में जो गाना है वो कौन सा गाना था? तो दोस्त यहाँ पे जो गीत है, तो दोस्त यहाँ पे जो गीत है उसका नाम है मोहे रंग दे लाल। मोहे रंग दे लाल। तो दोस्त ये उस गीत के बोल हैं। ठीक है, इसके लिए पंडित बिरजू महाराज ने इसका निर्देशन किया था। ठीक है। अच्छा दोस्त, कथक से संबंधित कलाकार कौन कौन से? आप यहाँ लिख लो थोड़े से कथक के कलाकार। तो कथक के कलाकार में जितने भी आपको महाराज मिल जाए वो सारे कथक के कलाकार होंगे, एक दो अपवाद को छोड़कर। जैसे कौन कौन से महाराज दोस्त? आप कहेंगे एक तो आपके सामने ही लिखे पंडित बिरजू महाराज, दोस्त दूसरे हो जाएंगे आपके अच्छन महाराज, तीसरे दोस्त आपको हो जाएंगे यहाँ पे लच्छू महाराज। तो दोस्त आप देख रहे हैं जो महाराज है वो किसका रूट वर्ड है? आप कहोगे किसका है? कथक का। अच्छा दोस्त, एक यहाँ पे हो जाएंगे कुमुदनी लकिया। एक दोस्त भारती गुप्ता, और दोस्त अगला यहाँ पे नाम आपका आ जाएगा सितारा देवी। कौन दोस्त? सितारा देवी। एक नाम और दोस्त लिख लो, दमयंती जोशी। तो दोस्त ये सारे कलाकार किससे संबंधित हैं? तो आप कहो ये सारे के सारे कथक से संबंधित हैं। याद कैसे करोगे दोस्त? आपने देखा कि जो महाराज रूट वर्ड है ये किससे हो गया? कथक से। अच्छा दोस्त, जो कुमुदनी लकिया है ना, ये लाखों काम करने के बाद या लाखों कदम चलने के बाद भी थकती नहीं है ना। आप कथक से याद कर लोगे। ठीक है। सितारा दोस्त, तो सितारा कहाँ चमकेगा? सितारा उसी का चमकेगा जो थकेगा नहीं। जो थक के बैठ जाएगा दोस्त उसका कभी बुलंद हौसला नहीं होगा। तो सितारा किसका चमकेगा दोस्त? जो थकेगा नहीं, है ना। और दमयंती जोशी, तो दोस्त हर चीज का दमन करना होता है। अगर आपको सफल होना है तो हर चीज का दमन करना होगा।
कब दोस्त? जब आप थकेंगे नहीं तब। और तोकुम ने लिख किया, और जहां से सितारा देवी से दोस्त आप याद कर लेंगे कथक से। ठीक है दोस्त, तो यहाँ दमयंती दोस्त हर चीज का दमन कब कर पाओगे? जब आप थकेंगे नहीं, मतलब कथक से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, इसका स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त एक बार। फिर चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अच्छा, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। दोस्त बताइए कौन सी वो भौतिक मात्रा? तो दोस्त कार्य क्या है? कार्य बोलो। ऊर्जा क्या है? शक्ति क्या है? और त्वरण क्या है? तो दोस्त यहाँ पे जो पूछा गया है कि बल और वेग गुणनफल किसके बराबर होता है, तो दोस्त होता है शक्ति के बराबर। तो दोस्त शक्ति क्या है? तो आप कहें किसी भी गतिमान वस्तु पर, किसी भी गतिमान वस्तु पर यदि बल F लगाया जाता है, यदि बल F लगाया जाता है, और दोस्त उसके वेग को जो उसके वेग को प्रभावित करता है ना, वेग वेलोसिटी, तो ये दोस्त किसके बराबर होता है? आप कहोगे P के बराबर होता है ना, पावर। तो शक्ति बराबर P इजकल टू F इंटू V होता है। ठीक है दोस्त, तो ये किसके बराबर होगा? आप शक्ति के बराबर बता देंगे। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्त, शक्ति अगर पूछा है तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा सकते हो। कौन कौन से? एक तो दोस्त जूल देख करके हटा दोगे, क्योंकि जूल किसका मात्रक है? आपको जूल कार्य का मात्रक है और ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन हमसे तो शक्ति का पूछा है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। तो एक ये बचा है, एक ये बचा। मीटर सेकंड दोस्त शक्ति का मात्रक नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए। तो शक्ति के बराबर आपको क्या बताया था? पावर इक्वल टू होता है W अपॉन T। एकांक समय में किया गया कार्य ही शक्ति होता है। ठीक है दोस्त। अच्छा, W बराबर आपने क्या पढ़ा है? आप कहोगे W बराबर आपने पढ़ा है mgh, और दोस्त नीचे T रहेगा आपका, है ना। अच्छा, M कितना है? आप कहोगे M तो 50 किलोग्राम है। G कितना है दोस्त? तो आप कहोगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। H कितना होगा दोस्त? आप कहोगे 16 सेमी की प्रत्येक सीढ़ी, और कितनी सीढ़ियां हैं? 45। तो दोस्त 45 तो सीढ़ियां हैं और 16 सेमी की प्रत्येक है, तो दोस्त ऐसे मीटर में बनाओगे तो 100 का भाग करोगे। ठीक है। अच्छा, नीचे समय समय कितना दिया है? तो दोस्त आप क्या कितना बताओगे? हाँ लिखा है 45 सीढ़ियां। यदि प्रत्येक सीढ़ी 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेमी है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। अच्छा, समय दिया ही नहीं है। होगा दोस्त, समय होगा, 1 मिनट अभी बता रहे हैं दोस्त। इसका जो समय दिया है इसमें सवाल में 10 सेकंड का समय दिया है। टाइम कितना दिया है? आप कहीं 10 सेकंड। ठीक है। अच्छा, आप कीजिए तो दोस्त समय कितना हो जाएगा? 10 सेकंड का हो जाएगा। आप कर लीजिए सॉल्व। एक बिंदी, दो बिंदी से एक बिंदी, दो बिंदी कैंसिल कर दो। ठीक है। 5 से काटोगे तो दोस्त 5 दूनी 10, 2 से काटोगे कितने बार? तो 2 अट्ठे 16। दोस्त 45 अट्ठे कितना होगा? तो आप 45 में 9 चौक 36, 360। तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 360 वाट की पावर लग रही होगी। ठीक है दोस्त, 360 वाट की शक्ति लग रही होगी। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आई? बोलो दोस्त। न्यूमेरिकल पे ध्यान देना एनटीपीसी के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सारे ही पूछे जाते हैं। आगे अगला ऑप्शन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को कम करता है? तापमान में वृद्धि, नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि, या हवा की गति में वृद्धि। तो दोस्त बाष्पीकरण की दर को कम करने की बात की गई है, तो दोस्त कम कौन करेगा? नमी। दोस्त जब वायुमंडल में नमी होगी तो बाष्पीकरण उतनी तेज नहीं हो पाएगा। अगर वायुमंडल में थोड़ी सी उमस, मतलब ये कहें कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, तो आप कहेंगे कि बाष्पीकरण ज्यादा होगा। दोस्त नमी क्या है? तो वायुमंडल में पानी की जो अवस्था है, वाष्प अवस्था, पानी की वाष्प अवस्था का अधिक होना ही नमी कहलाता है। वायुमंडल में पानी की वाष्प अवस्था का अधिक होना नमी कहलाता है दोस्त। तो जब नमी ज्यादा होगी, है ना, तो दोस्त बाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। अगर आप समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि बाष्पीकरण बाष्पीकरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताप वृद्धि, और दोस्त इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका यहां हो जाएगा कि नमी या आर्द्रता। इसको क्या कहते हैं दोस्त? आर्द्रता, आर्द्रता। ठीक है। तो दोस्त इतनी बात समझ में आई? तो आप इससे भी समझ सकते हो। ठीक है, बोलो।
इतनी बात समझ में आई? चलें आगे पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? तो दोस्त अगर CuCl2 विलयन ना लिखा होता, यहाँ पे क्या ना होता, विलयन ना लिखा होता, मतलब आपसे ये पूछा जाता कि CuCl2 जो गैस है ना, जिसमें जल की मात्रा है ही नहीं, उसका रंग कैसा होता है? तो आप बता रहे होते दोस्त लाल भूरा होता है, कैसे? लाल भूरा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया इसके विलयन का, तो दोस्त इसका विलयन जो होता है वो नीले हरे रंग का होता है। CuCl2 क्या होता है दोस्त? तो आप कहेंगे कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ठीक है दोस्त। तो कॉपर क्लोराइड इसका जो रंग होगा वो नीला हरा हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त? चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोम जैसी परत होती है। दोस्त किसकी मोटी मोम जैसी परत होती है? जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं। तो दोस्त आप देखे होंगे कि रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं वो स्पंज की तरह होते हैं। कैसे? स्पंज की तरह काम करते हैं, स्पंजी होते हैं। तो दोस्त ये जो परत होती है ये क्यूटिन की बनी होती है। दोस्त जो रेगिस्तानी पौधे हैं इनकी जो बाह्य त्वचा है, मतलब एपिडर्मिस है, वो क्यूटिन की बनी होती है और ये एक मोम की मोटी परत की तरह होती है। तो इसका काम क्या होता है? तो बाष्पीकरण की दर को कम करना, बाष्पीकरण की दर को कम करना। अच्छा दोस्त इसका ऐसा क्यों? तो दोस्त जब ये बाष्पीकरण की दर को कम करेगी तभी तो रेगिस्तानी पौधे जो है अपने अंदर जल को संचित करके रख पाएंगे। अगर बाष्पीकरण की दर ज्यादा हो जाए तो दोस्त उनके अंदर का जो जल है वो बाष्पित हो जाएगा और वो सूख जाएंगे। इसलिए दोस्त जो क्यूटिन की बनी होती है और बाष्पीकरण की दर को कम करता है, इसलिए जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनके अंदर जल अधिक समय तक रुक पाता है। ठीक है दोस्त, ये जल को बाष्प में नहीं बदलने देती क्यूटिन। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो दोस्त भरण ऊतक, संवहनी ऊतक, त्वची ऊतक या विभज्योतक ऊतक। तो दोस्त जो ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया था। कितने प्रकार के? दो प्रकार के ऊतक। दोस्त कौन कौन से होते हैं? आप कहोगे एक होते हैं सरल ऊतक। कौन से? सरल ऊतक। और दोस्त दूसरे होते हैं आप कहोगे जटिल ऊतक। जटिल ऊतक, ठीक है दोस्त। अच्छा दोस्त जो सरल ऊतक है ना, इनका काम क्या है? तो दोस्त इनका अगर काम बताया जाए आपको तो आप बताएंगे इनका कार्य भोजन निर्माण, भोजन निर्माण और पौधों को यांत्रिक सहायता देना, पौधों को यांत्रिक सहायता देना। तो दोस्त भोजन निर्माण और पौधों को यांत्रिक सहायता देना इनका कार्य। अच्छा दोस्त जो जटिल ऊतक है इनका कार्य क्या है? तो आप कहोगे जो जटिल ऊतक है दोस्त इनका कार्य है परिवहन का, परिवहन। दोस्त किसका परिवहन करना? तो आप कहोगे भोजन और जल परिवहन, जल परिवहन, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आपको बताया गया है कि जो भोजन है, भोजन को कौन ले जाता है? तो दोस्त आप कहोगे फूड से फ्लोएम, याद रखोगे इसमें आता दोस्त फ्लोएम। और दोस्त जल को आप कहोगे जाइलम। तो दोस्त अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्न में ऐसा कौन सा कठोर ऊतक है, तो आप या तो फ्लोएम बताओगे या जाइलम। तो दोस्त फ्लोएम और जाइलम दोनों ही जटिल ऊतक है या कठोर ऊतक है। फ्लोएम भोजन को परिवहन करता है और जाइलम जल को। अगर आपसे पूछा जाए कि परिवहनीय ऊतक कौन सा, तो दोस्त आप बताएंगे फ्लोएम और जाइलम, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे क्या पूछा है कि परिवहन में सहायक कौन है? तो दोस्त आप कहोगे संवहनीय ऊतक। ये दोस्त संवहनीय है, ये मतलब कहे कि ऊपर संचरण का काम या परिवहन का काम करते हैं, ठीक है दोस्त। बोलो इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो दोस्त अगला सवाल आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त जायरोस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है? कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर माउस, टेलीफोन या टेलीविजन। तो टेलीफोन और टेलीविजन, कंप्यूटर माउस, कीबोर्ड, इनमें से किसमें जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहीं कंप्यूटर माउस में किया जाता है। किसमें दोस्त? कंप्यूटर माउस में। अच्छा दोस्त कंप्यूटर माउस का आविष्कार कब हुआ? तो दोस्त इसका आविष्कार
आविष्कार 1960 में हुआ। कब दोस्त? 1960 में। अच्छा, आविष्कार कौन है दोस्त? तो आप कहोगे डगलस। कौन दोस्त? डगलस। डगलस इसका आविष्कारक है। ठीक है दोस्त, बोलो। दोस्त टेलीविजन के कौन है? आप कहोगे जॉन बेयर्ड। जॉन बेयर्ड किसके दोस्त? आप कहोगे टीवी के आविष्कारक। ठीक है, बोलो। इतनी बात ध्यान रहेगी आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आज का सेकंड लास्ट सवाल आपके सामने ये है कि निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? तो दोस्त कश्मीरी हिरण किसे कहा जाता है? तो हंगुल, बारहसिंगा, संगाई या चीतल। बोलो। तो दोस्त कश्मीरी हिरण के नाम से जाना जाता है हंगुल को। किसको? हंगुल को। हंगुल को दोस्त। अच्छा दोस्त, जो हंगुल है ना, ये हंगुल जो है हम कहें ये रेड डेटा बुक में सम्मिलित है, मतलब लुप्त प्राय प्रजाति है। कैसे दोस्त? लुप्त प्राय प्रजाति है। ठीक है दोस्त। दोस्त ये कहां पाए जाते हैं? तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का दोस्त ये राजकीय है, राजकीय पशु है। ठीक है दोस्त, राजकीय पशु भी है। और दोस्त इसके बारे में तो ये किस अभ्यारण्य में पाए जाएंगे? दोस्त आप कहोगे दाचीगम, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कौन सा है? आप कहोगे दाचीगम अभ्यारण्य में। तो दोस्त इनका मूल निवास स्थान कौन सा है? तो आप कहोगे दाचीगम अभ्यारण्य, जो कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। वही दोस्त पाया जाता है कश्मीरी हिरण, या जैसे कहें हंगुल। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आई? बोलो। चले फिर आज के लास्ट सवाल पर। और आज का लास्ट सवाल आपके सामने ये है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से कहां पड़ता है? बताइए दोस्त, बोलो। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है दोस्त? पंजाब में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल? बोलो। तो दोस्त आप कहेंगे कि जो पंचमढ़ी है ये आपके एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्त? एमपी में पड़ता है। तो और एमपी में कौन कौन से पड़ते हैं? तो आपको बहुत सारे बताए, माधवगढ़, कान्हा, कूनो, बांधवगढ़, है ना। और दोस्त यहाँ पे ये पंचमढ़ी भी हो गया। अच्छा दोस्त, केरल में कौन सा है? तो केरल में आप बताओगे पेरियार, पेरियार और एक दोस्त पेरियार होगा, और एराविकुलम, एराविकुलम। ये दोस्त कहाँ पे हो जाएंगे? तो आप कहोगे ये केरल में हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। अच्छा दोस्त, आज की थी ये क्लास 25 प्रश्नों का सेट। तो कैसा लगा आज का सेट? एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताना दोस्त। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें दोस्त। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्त। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।